Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about संचार साथी ऐप अगेन. कल भी हमने संचार साथी ऐप के बारे में देखा था. अब उसको लेकर के कुछ और चर्चा हो रही है. सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न का मामला सामने आ रहा है. तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग इस ऐप के बारे में. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, कल ही मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने निर्देश दिए थे सारे मोबाइल सेट मैन्युफैक्चरर्स को कि अगले साल मार्च के बाद से जो भी मोबाइल सेट वो मार्केट में रिलीज करेंगे उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए. इस ऐप की मदद से फ्रॉड कॉल्स, साइबर अटैक, उसके अलावा जो स्टोलन फोन्स की समस्याएं हैं इसको डील की जा सकती हैं. लेकिन अब अपोजिशन लीडर्स, साथ ही साथ कुछ साइबर एक्सपर्ट्स सवाल रेज कर रहे हैं अगेंस्ट दिस ऐप. वो कह रहे हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है इंडिविजुअल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. उसके फ़ोन से और भी अनइंटेंडेड डेटा बिना उसकी जानकारी के एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं. क्योंकि एक बार आपके फ़ोन में अगर कोई ऐप इंस्टॉल्ड है तो उस ऐप में कुछ बग भी डाला जा सकता है, स्नूपिंग डिवाइसेस भी डाले जा सकते हैं और फिर आपके फ़ोन से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बिना आपके परमिशन के. एंड दिस कुड लीड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, right to digital privacy या informational privacy in this particular case. And you know that right to privacy is a fundamental right guaranteed by Supreme Court in Puttaswamy judgment. आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट होगा. तो ये पूरा बवाल समझ गया है संचार साथी ऐप को लेकर के कि सरकार पहले तो साइबर फ्रॉड प्रिवेंट करने के नाम पे सबके मोबाइल में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करवाएगी और बाद में उसके थ्रू स्नूपिंग करेगी, लोगों को ट्रैक करेंगी, उनसे उनके रिलेटेड डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी. तो उस पे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जवाब दिया कि देखिए इस ऐप में कोई स्नूपिंग मैकेनिज्म नहीं है या कॉल मॉनिटर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है. प्लस द यूजर विल ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू डिलीट या डीएक्टिवेट द ऐप इफ दे डोंट वांट टू. सरकार ने बस ये कहा है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर को ये ऐप पहले से इंस्टॉल करके देना है. यूजर नहीं चाहते तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं. लेकिन कंसर्न तो सामने आ ही रहे हैं. पूरा मामला क्या है? मामला जैसा कि मैंने आपको बताया सर्विलेंस का है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट में यूज इट दिस ऐप टू हैव अ सर्विलेंस ओवर पीपल. इससे लोगों की प्राइवेसी वायलेट होगी. स्टार्टिंग में तो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, लेटर इट कुड बी एक्सटेंडेड या एक्सपैंडेड फॉर एडिशनल मॉनिटरी फंक्शन. इसमें एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द यूजर नहीं लिया जा रहा है, पहले से इंस्टॉल करके दिया जा रहा है ऐप को और आपको कहा जा रहा है कि आप बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इसमें चॉइस या राइट टू चॉइस जो एक कस्टमर का अधिकार है वो वायलेट हो रहा है, ऐसा लोग आर्ग्यू कर रहे हैं. देयर इज अ रिस्क ऑफ साइबर अटैक. तो साइबर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सरकार ला तो रही है इस उम्मीद से कि इससे साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट किया जाएगा, लेकिन इससे साइबर अटैक के चांसेस बढ़ भी सकते हैं क्योंकि ऐप इज बीइंग इंटीग्रेटेड एट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लेवल. तो हैकर्स कुड एक्सप्लॉइट इट. जो हैकर्स हैं इसी ऐप में कुछ बग डाल सकते हैं और सरकार सर्विलेंस करे ना करे, हैकर्स लोगों के फोन को हैक कर सकते हैं और वहां से डेटा निकाल सकते हैं, स्पाईवेयर या मालवेयर डाल सकते हैं. सरकार जो संचार साथी ऐप से रिलेटेड डाटा होगा कि कौन सा फ़ोन चोरी हुआ या कौन सा नंबर किस फ़ोन के साथ, IMEI वाले फ़ोन के साथ इस्तेमाल हो रही है, ये डाटा कहाँ स्टोर करेगी, कौन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, इसको लेकर के भी सरकार ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है. सो देयर इज अनक्लियर डेटा रिलेटेड गवर्नेंस ऑल्सो. तो ये सब कुछ कंसर्न लेकर के सामने आ रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स.
ओवरऑल अगर ये मामला देखा जाए, सिर्फ संचार साथी ऐप से जोड़ करके ना देखा जाए, ब्रॉडर अगर इशू देखें तो इसमें मामला है सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का। और सिक्योरिटी और प्राइवेसी हमेशा ही एक दूसरे से डाइवर्ज करते हुए दिखते हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक दूसरे से जनरली डाइवर्ज करते हुए दिखते हैं, वैसे ही सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी एक साथ अलाइन कर पाना काफी कठिन होता है। जब सरकार सिक्योरिटी को इंश्योर कराने की कोशिश करती है तो नेचुरली वो लोगों के ऊपर ज्यादा नजर रखेगी, सर्विलेंस करेगी, तो फिर लोग क्लेम करते हैं कि उनकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। सो दीज टू इंपॉर्टेंट फिनोमेना, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेमोक्रेसी है, जनता यहाँ पे मालिक है, तो जनता को अधिकार है ऑफ कोर्स सरकार को वही डाटा दे जो वो चाहती है, बट कभी कभार एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन प्राइवेसी में लीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी एंड एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन सिक्योरिटी में लीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइवेसी, जिसको कहा गया है पैन ऑप्टिकन स्टेट। ये जो पैन ऑप्टिकन स्टेट का कॉन्सेप्ट मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको आप एसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा आप सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे तो उसमें प्राइवेसी इन्फ्रिंज होने लगती है। इस सिचुएशन में कहा जाता है राइज ऑफ पैन ऑप्टिकन स्टेट। पैन ऑप्टिकन स्टेट simply represents the idea where the government is having continuous surveillance watch over its citizens through different mechanisms, जैसे कि सीसीटीवी लगा दिया, जगह जगह पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगा दी, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे। तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप बिना बताए भी अगर मान लीजिए बस लेकर के यहाँ से डिब्रूगढ़ जा रहे हैं, अब कैमरे लगे हुए हैं और आपका आधार पे आपका इमेज लगा हुआ है, तो बस स्टैंड का कैमरा जो है वहां से आपकी इमेज निकालेगा और आधार के डेटाबेस से क्रॉस चेक करके बता देगा कि आप गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जा रहे हैं। तो आपकी प्रोफाइलिंग हो सकती है, आप इंटरनेट पे क्या सर्च करते हैं वो मॉनिटरिंग कर सकती है सरकार, सोशल मीडिया के आपके डेटा एक्सेस कर सकती है। तो ये सब जब फिनोमिना राइज होता है वेयर गवर्नमेंट इज कीपिंग ट्रैक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, तो कहा जाता है कि द स्टेट हैज टर्न्ड इनटू अ पैन ऑप्टिकन स्टेट, इट इज हैविंग विजिलेंस ओवर ऑल आवर एक्टिविटी। जिससे समस्या क्या होती है कि इंसान की फ्रीडम कहीं ना कहीं लूज हो जाती है, मेंटली वो हमेशा उसको लगता है कि वो बंधा हुआ है। जैसे सीसीटीवी, भले सीसीटीवी खराब हो, लेकिन अगर आप देख लेंगे कि सीसीटीवी है कहीं लगा हुआ और नीचे लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो नेचुरली आपके एक्शंस जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो फ्रीडम is restricted because of rise of excessive panopticon state. Privacy is violated. There is a risk of pervasive surveillance. The state is keeping track on us in invisible manner. ये सब कंसर्न्स होते हैं। तो एक जनरल आइडिया है, संचार साथी ऐप ही नहीं बाकी जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उनके कारण जो एक्सपर्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के वो कहते हैं कि इट इज लीडिंग टू राइज ऑफ पैन ऑप्टिकन स्टेट। पैन ऑप्टिकन स्टेट जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट करके देख सकते हैं विथ बेंथम, जॉर्ज ऑरवेल एज वेल एज माइकल फूको। इन तीनों को मैं जब पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस में तो मैं दिखाऊंगा, वहां पे यूज करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ पैनऑप्टिकन स्टेट। अब चूंकि संचार साथी ऐप पे तो कल ही एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था, तो आज उस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, आज उस पर सीधा सीधा मेंस का क्वेश्चन है, और वो भी एक ब्रॉडर आइडिया, सीधा सीधा संचार साथी ऐप पे नहीं, ब्रॉडर आइडिया पे है कि द स्ट्रगल बिटवीन प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इस पे ये आइडिया है, इस पे ये प्रश्न है। आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें, जो डिस्कशन किया हमने उसके बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड रीड द हिंट्स वंस, देन क्लोज द हिंट्स एंड देन ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आज का दिन यानी कि 3 दिसंबर पूरे दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है यूनाइटेड नेशंस के एक कन्वेंशन ने। तो यूनाइटेड नेशन लेवल पे एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है, कन्वेंशन बनाया गया है टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी।
वहां पे जो डेफिनेशन अडॉप्ट किया गया है डिसेबिलिटी का वो देखते हैं। इसको आपको याद रखना है, एज इट इज नहीं, बट आइडिया याद रखना है। दिस कन्वेंशन डिफाइंस डिसेबिलिटी includes those who have long term physical या mental impairment। लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म वर्ड पे फोकस करना है। ये नहीं कि आपका पाँव टूट गया, 1 महीने प्लास्टर लगा हुआ है तो आप कहें कि यू आर डिसेबल्ड। नो, लॉन्ग टर्म में फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट। तो दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि मेंटल इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिसेबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट which hinders full and effective participation in society। आपका समाज के साथ घुलना मिलना वो अगर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर फिजिकल या मेंटल लिमिटेशंस, देन कहा जाएगा कि द पर्सन इज सफरिंग विद डिसेबिलिटी। जैसे बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा कोई बच्चा पार्क में जा करके, आप बाकी लोगों के साथ उठ बैठ नहीं पा रहे, किसी सरकारी दफ्तर में या किसी प्राइवेट ऑफिस में भी आपको जाना है, आप जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर रैंप नहीं लगा हुआ है और आप सीढ़ियों से चढ़ नहीं सकते, तो फिर कहा जाएगा कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। भारत के अंदर अगर डिसेबिलिटी की बात की जाए तो अभी तो हमारे यहाँ पे 2011 सेंसस का ही डाटा है। भारत के अंदर लगभग 2.68% पॉपुलेशन इज सफरिंग विथ डिसेबिलिटी। पूरे दुनिया भर में अगर बात करें तो पूरे दुनिया भर में जितने डिसेबल्ड लोग हैं उनका लगभग 16% डिसेबल्ड लोग भारत में हैं। तो तय है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डिसेबल्ड लोग रहते हैं। जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी के केसेस भी होंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने अपने तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू पीपल विद डिसेबिलिटी में टर्मिनोलॉजीज बदल दी हैं। तो पहले शब्द इस्तेमाल होता था विकलांग, अब उसके जगह पे शब्द इस्तेमाल होता है दिव्यांग, या डिसेबल्ड के जगह पे जनरली वो शब्द प्रेफर करते हैं स्पेशली एबल्ड। दिस change has been brought in order to promote dignified treatment and do away with stigma against people suffering with disability। एथिक्स में भी आप इस आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ द टर्मिनोलॉजीज आर बीइंग चेंज्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर डिग्निटी विथ रिस्पेक्ट टू सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब स्टेप्स टेकन की अगर बात की जाए इन ऑर्डर टू इंक्रीज the integration of people suffering with disability with general society, तो इंटरनेशनल लेवल पे 1983 से लेकर के 1992 तक को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया एज डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंसर्न्स एंड नीड्स। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जिसकी हमने बात की, जिसका डेफिनेशन हमने देखा ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, तो वो कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था 2006 में। भारत भी इसको रेटिफाई भारत ने किया साल 2007 में, और इस कन्वेंशन के हिसाब से जो भी मेंबर कंट्रीज हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं उन्होंने कमिट किया कि वो अपने अपने देश के अंदर कानून लेकर के आएंगे टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। उसके अलावा एक और इनिशिएटिव ली गई ग्लोबल लेवल पे जिसका नाम है इंचियोन स्ट्रैटेजी। इंचियोन इज ए प्लेस इन साउथ कोरिया। वहां पे एशिया पैसिफिक रीजन के देश साथ हैं आए, उन्होंने एक कमिटमेंट किया मेक द राइट रियल। तो डिसेबल्ड लोगों के राइट्स को रियल तरीके से अवेलेबल करने के लिए एक इंचियोन स्ट्रैटेजी अग्री की गई बाय द कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ इंचियोन स्ट्रैटेजी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं फॉर पीपल हैविंग डिसेबिलिटी। नेशनल लेवल पे भारत सरकार लेकर के आई राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कन्वेंशन के हिसाब से दुनिया के सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं जो इस कन्वेंशन के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के सिग्नेटरी हैं, उनको अपने अपने देशों में कानून लाना था। तो भारत सरकार लेकर के आई कानून साल 2016 में। उसके अलावा एक और इनिशिएटिव है, वैसे तो कई सारे हैं, दो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सुगम्य भारत अभियान, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये कानून लाया गया 2016 में, रिप्लेसिंग द ओल्ड एक्ट ऑफ 1995। तो पहले से भी डिसेबल्ड लोगों के वेलफेयर के लिए, दिव्यांग लोगों के वेलफेयर के लिए कानून था, लेकिन ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस वाला साइन करने के बाद फिर भारत सरकार ने पुराने कानून को हटा करके नया
सिस्टम, नया कानून लाया विथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस। तो इस नए कानून के हिसाब से now 21 type of disabilities have been identified. Earlier only 7 disabilities were there in the old act of 1995. रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है नए कानून में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 5% रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में 3 से लेकर के 4% रिजर्वेशन। एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी पनिशेबल बाय लॉ, ऐसा कहा गया इस कानून में। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, हर स्टेट में एक स्टेट कमिश्नर होंगे जो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करेंगे। प्लस इसी कानून में कहा गया कि जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको पीपल विथ डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, ताकि लोग जो भी किसी भी तरीके डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं वो पब्लिक ऑफिसेस को आराम से एक्सेस कर पाए, वहाँ पे जा पाए। और इसी प्रोविजन को फिर इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है सुगम्य भारत अभियान, जिसके बारे में हम अगले पेज पे देखेंगे। तो एक बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जो पुराना कानून था 1995 वाला, उसमें 7 तरीके के लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था एज डिसेबिलिटी। नए कानून में इसको बढ़ा कर कर दिया गया 21। नए कानून के हिसाब से एसिड अटैक विक्टिम या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले लोग, ये सब भी डिसेबल्ड कैटेगरी में आएंगे। इवन पीपल सफरिंग विद ब्लड डिसऑर्डर लाइक थैलेसेमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज वाले लोग भी डिसेबिलिटी में आएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इंसान जो थोड़ा बहुत डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में है, सबके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए है जो एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी या उससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज बेसिकली 40% और मोर डिसेबिलिटी, उनके लिए रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स की व्यवस्था है सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी। भारत सरकार ने साल 2023 में साफ साफ निर्देश दिए थे कि जो लोग ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलेसेमिया, हेमोफीलिया या सिकल सेल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं वो ओवरऑल इस कानून के अंतर्गत डिसेबल्ड कैटेगरी में आएंगे, दिव्यांग कैटेगरी में आएंगे, लेकिन दे वॉन्ट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। People suffering from these are considered disabled but won't be considered for reservation. सुगम्य भारत अभियान की बात की जाए, जो मैंने आपको कहा कि ये जो कानून था इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्सेसिबल बनाया जाए टू पीपल विथ डिसेबिलिटी, उसके लिए भारत सरकार लेकर के आई सुगम्य भारत अभियान, या अंग्रेजी में कहें तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसके अंतर्गत जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ रैंप बनाया जाता है। इवन जो पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे सिनेमा हॉल हो गया या कोई भी इस तरीके के ऑफिसेज हो गए, उनको भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं अंडर सुगम्य भारत अभियान कि आप अपने बिल्डिंग को, मॉल्स के लिए अब निर्देश हैं कि आप अपने मॉल्स को आप एक्सेसिबल बनाएं। तो आप देखते हैं कि पब्लिक टॉयलेट जो हैं अब वहाँ पे भी डिसेबल्ड लोगों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ऑल सच इनिशिएटिव्स हैव बीन ब्रॉट अंडर सुगम्य भारत अभियान। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about GLP-1 drugs, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially with respect to health. GLP-1, it stands for glucagon like peptide 1 drugs. ये वो मेडिसिन से हैं जो एक नेचुरल गट हार्मोन के तरह काम करते हैं। दे मिमिक अ नेचुरल गट हार्मोन। हमारे गट के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है जब हमारा पेट भरने लगता है खाना खाने के बाद, तो वो हार्मोन हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब पेट भर रहा है, अब इससे ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो हार्मोन तो नेचुरल होता है, हमारे गट के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसके जैसा मिलता जुलता एक मेडिसिन है जो उस हार्मोन जैसा ही बिहेव करता है, उसका नाम है GLP-1 ड्रग्स या मेडिसिन। इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल एपेटाइट, ज़्यादा भूख
लगने से बचा जा सकता है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके। ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो फिर ज़्यादा खाएंगे नहीं तो ब्लड शुगर ज़्यादा स्पाइक होगा नहीं और डाइजेशन भी बेहतर होगा। हमेशा याद रखिएगा, इंसान, ज़्यादातर लोग आज के टाइम में कम खाने से नहीं मर रहे हैं, ज़्यादा खाने से मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा खाना तकलीफ है, प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। तो खाना कम खाने के लिए GLP-1 ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है कि इट रिड्यूसेस हंगर, एक गिव सिग्नल टू द ब्रेन कि हो गया, पेट भर गया, जबकि आपने ज़्यादा खाया नहीं है। इट मेक्स यू फील फुल लॉन्गर, लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती, तो इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। तो ट्रेडिशनली इस GLP-1 ड्रग्स का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज यानी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में कई सारे लोग जो ओबेसिटी या वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी GLP-1 ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब करंट न्यूज ये है कि WHO ने पहली बार GLP-1 ड्रग्स को अप्रूव किया है या इनको एक्नॉलेज किया है कि दे आर इफेक्टिव फॉर वेट लॉस एज वेल। WHO ने पहले ही एक्नॉलेज किया था, ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि GLP-1 medicines are useful for type 2 diabetes. Now WHO has also acknowledged that it is also useful for weight loss therapies. इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज न्यू अर्थक्वेक जोनेशन मैप, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में अर्थक्वेक रिलेटेड रिस्क के बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इस कैटेगराइजेशन को किया है BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। तो जो पुरानी कैटेगराइजेशन थी उसमें भारत की धरती को 4 जोन में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी रिगार्डिंग अर्थक्वेक। जोन 2, 3, 4 एंड 5। जोन 1 पहले भी नहीं था। जोन 2 मतलब लो डैमेज या रिस्क जोन, मतलब ऐसा कोई भी धरती नहीं है भारत में जहां पे देयर इज नो रिस्क एट ऑल ऑफ अर्थक्वेक, एंड दैट इज वाई जोन 1 में तो कोई है ही नहीं, नो रिस्क वाला तो कोई जगह है ही नहीं जिसको जोन 1 में डाला जा सके। जोन 2 वाले वो एरियाज थे जो लो रिस्क में थे। जोन 3 मतलब मॉडरेट रिस्क, जोन 4 मतलब हाई रिस्क, जोन 5 मतलब वेरी हाई रिस्क। और वैसे भी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट जोन 5 में पड़ता था पहले। अब हुआ क्या है कि BIS ने एक नई मैप रिलीज की है या नई कैटेगराइजेशन रिलीज की है अंडर अर्थक्वेक डिजाइन कोड BIS 2025। इसके अंतर्गत इन्होंने एक अब नया कैटेगरी बनाया है जोन 6 का, हाईएस्ट रिस्क वाला जोन। ए न्यू कैटेगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जोन 6। तो जोन 2, 3, 4, 5 तो पहले से था, ही एक नया कैटेगरी लाया गया जोन 6। और पूरा का पूरा जो हिमालयन रीजन है, आप देखिए पहले हिमालयन रीजन जो था वो कुछ एरिया जोन 5 में थे, कुछ जोन 4 में थे। अब पूरा पूरा हिमालयन रीजन को डाल दिया गया है जोन 6 में। तो असम पहले भी जोन 5 में था यानी कि हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में था, अब एक नया कैटेगरी बना दिया गया जोन 6, और असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट अब जोन 6 में आ गया है। लेकिन उसके साथ साथ पूरा हिमालयन रीजन जो है वो जोन 6 में है। अर्लियर दिस हिमालयन बेल्ट पार्ट ऑफ इट वाज इन जोन 5 एंड पार्ट ऑफ इट वाज इन जोन 4। एक और बात है, एज पर दिस न्यू मैप या न्यू कोड, 61% of India's land mass is now categorized as having vulnerability of moderate to high hazard zones. So 61% land is vulnerable to moderate to high impact of earthquake. Entire northeast of course including Assam is in zone 6. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बायोलॉजिकल वेपन ऑफ कन्वेंशन से रिलेटेड सवाल पूछा था, कौन सा करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ऑफ कोर्स, कोई फॉर्मल वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है नहीं। GPS स्पूफिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? या ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मुझसे, और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इवन इट कैन इम्पैक्ट मिलिट्री एप्लीकेशंस। हॉर्नबिल फेस्टिवल में पूछा था कौन से इनकरेक्ट है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे होगा ईयर 2000 एंड हॉर्नबिल इज नॉट द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। एंड रेज बेट सिंपल क्वेश्चन था, संचार साथी ऐप
app that you use to uh, help uh, track lost devices. That's all from our side for today. Thanks for watching.